नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। आज हम जो आपके लिए सबसे पहले खबर लेके आए हैं वो उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे से जुड़ी हुई है। दरअसल आज के कुछ दिनों पहले 12 मार्च का दिन था, रविवार, साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है। एकाएक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो ने पूरे राजनीतिक गलियारे से लेके और पुलिस महकमे में भूचाल मचा दिया। खास बात यह थी कि वो वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है और 2 साल बाद वो वीडियो एकाएक फिर सोशल मीडिया पे कैसे आया, इस वजह को हम समझाने जा रहे हैं आपको इस खबर में। कौन लोग थे उसके पीछे, क्या वजह थी, और जब वो वीडियो वायरल हुआ था तब क्या इस वीडियो की जांच नहीं हुई थी, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं अपने सरकार के इस पहली खबर में। कहानी 2 साल पुरानी है। 2018 बैच का आईपीएस अनिरुद्ध सिंह का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में अनिरुद्ध सिंह किसी से 20 लाख रुपए भिजवाने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो के आते ही सूबे के पूरे पुलिस महकमे में तूफान आ गया। साप्ताहिक अवकाश के दिन आनन फानन में पुलिस मुख्यालय को खोलकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बिठानी पड़ी। वीडियो भले ही पुराना था, लेकिन चंद सेकंड के ही इस वीडियो ने खाकी वर्दी के ऊपर बदनामी की छींटे उछाल दिए, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा। अपने ट्विटर अकाउंट पर आईपीएस अनिरुद्ध सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस की वसूली के इस वीडियो के बाद क्या बुलडोजर की दिशा उनकी तरफ बदलेगी या फिर फरार आईपीएस की सूची में एक और नाम जोड़कर संलिप्त भाजपा सरकार ये मामला भी रफा दफा करवा देगी। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि ये अपराध के प्रति झूठी जीरो टॉलरेंस की सच्चाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, जब ये जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि बदनीति से सनी इस वीडियो की कहानी उस वक्त की है जब यूपी कैडर 2018 बैच का आईपीएस अनिरुद्ध सिंह वाराणसी जनपद के चेतगंज में सब डिवीजन में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात थे। उस दौरान वाराणसी के सिगरा थाने के एक नामी स्कूल के कर्मचारी के ऊपर एक बच्ची के रेप का आरोप लगा था। मुकदमे में उस नामी गिरामी स्कूल के मालिक का नाम भी आ गया था। मालिक ने अपना नाम उस मुकदमे से निकालने के लिए पूरा जोर लगाया। अंततः उसी का परिणाम है कि जो लेन देन का घिनौना वीडियो बाहर आया था। इस दौरान भी इस वायरल वीडियो की जांच हुई और आईपीएस अनिरुद्ध सिंह को वाराणसी से हटाकर लखनऊ के इंटेलिजेंस निदेशालय में भेज दिया गया था। फिलहाल उस जांच में क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया, पर उसके बाद अनिरुद्ध सिंह को पहले फतेहपुर फिर मेरठ में एसपी ग्रामीण के पद पर तैनाती दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एकाएक 2 साल बाद ये वीडियो फिर जिन्न की तरह बाहर आ गया और पुलिस निदेशालय को दोबारा इस मामले में जाँच बिठानी पड़ी। यहाँ तक की कहानी को देखकर आप समझ चुके होंगे कि माजरा आखिर में क्या है, लेकिन दरअसल इसके बाद जो हो रहा है वो और भी दिलचस्प है। इस पूरे मामले में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से कमिश्नरेट वाराणसी को ये निर्देशित किया गया था कि 3 दिन के अंदर इस वायरल वीडियो की रिपोर्ट वो डीजीपी मुख्यालय को भेजें। लेकिन अब जो कमिश्नरेट से खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो वाराणसी का पुलिस कमिश्नरेट है उसने इस मामले में भी पेंच फंसा दिया है। जांच कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जानी है और जब तक वीडियो की फॉरेंसिक जांच नहीं तब तक रिपोर्ट भेज पाना आसान नहीं है। खेल समझिए, 2 साल पहले भी इस वीडियो की जांच हुई थी और उस जांच के आधार पर आईपीएस अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सवाल ये उठता है कि 2 साल पहले जो जांच हुई थी क्या वो जांच सही नहीं थी या इस बार वाराणसी पुलिस जो दलील दे रही है वो सही है। फिलहाल ऐसी जांच रिपोर्टें बहुत कम आती हैं। हमें भी इंतज़ार है कि वो जांच रिपोर्ट बाहर आए और सारा मामला दूध की तरह साफ हो जाए। नमस्कार, स्वागत। उत्तर प्रदेश में हर साल जब मार्च की शुरुआत होती है तो जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग अपने उपभोक्ताओं को झटके देता है। लेकिन इस साल कहानी कुछ और है। मार्च के महीने में बिजली विभाग ने सरकार को करंट दे दिया है। दरअसल शुरुआती दौर में ही बिजली विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं, जो तमाम कर्मचारी संगठन हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं
और इस हड़ताल से सूबे के जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। बेचारे ने बहुत कोशिश की, कई बार बातचीत का दौर चला, जो तमाम कर्मचारी संगठन हैं उन्हें समझाने की ऊर्जा मंत्री ने कोशिश की, लेकिन संगठन वाले नहीं माने। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि कुछ हठ धर्मी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि जो संगठन हैं और जो सरकार है उनके बीच में सहमति बन पाए। फिलहाल तमाम जो बिजली संगठन हैं वो हड़ताल पे हैं। उन्होंने भी ये ठान रखी है कि हम सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, और ऐसा लगता है कि सरकार ने भी ये ठान ली है कि इस बार वो इन तमाम जो कर्मियों के संगठन हैं उनके सामने नहीं झुकेंगे। मामला बराबरी का चल रहा है और अभी तक कोई समझौते का रास्ता जो तमाम कर्मचारी संगठन हैं और सरकार है उनके बीच में निकल नहीं पाया है। फिलहाल इस रस्साकसी के बीच में उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग के तमाम लाखों करोड़ों उपभोक्ता हैं वो बेहाल हो रहे हैं। अमूमन मार्च का महीना हर विभाग में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खासकर बिजली विभाग के लिए तो और भी अहम। इस महीने वित्तीय वर्ष का समापन होता है, उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का कलेक्शन करना होता है और साथ ही साथ मौसम का मिजाज भी बदल जाता है और गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान उपभोक्ताओं में बिजली की मांग भी बढ़ जाती है। पूरा बिजली महकमा मार्च महीने से जुट जाता है जिससे कि उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो। पर इस बार यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी के बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है उन्हें 3 साल का बोनस दिया जाए, विभाग के निजीकरण को रोका जाए। लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी मांगों की। यूपी के ऊर्जा मंत्री से इनके संगठन की कई राउंड में बैठक हो चुकी है, लेकिन मामला सिफर। फिलहाल सरकार भी इस बार इन हड़तालियों से कड़ाई से निपटने की तैयारी किए बैठी है। 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। खबर आपने देखी, समझ ही गए होंगे जो हम कहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा साहब, उनको उनका विभाग सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले साल जब सरकार में वो आए और ऊर्जा मंत्री का चार्ज संभाला उन्होंने, उसके बाद सूबे में बिजली कटौती से हाहाकार मच गया। भीषण बिजली कटौती होती थी और बड़ा हंगामा हुआ। और इस साल गर्मियों की जैसे शुरुआत हुई, ये तमाम जो बिजली कर्मचारी संगठन हैं वो हड़ताल पे चले गए। टाइमिंग देखिए, मार्च का महीना है, गर्मियों की शुरुआत है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, और ऐसे में जो बिजली विभाग है उसके जो अफसर होते हैं वो हमेशा अलर्ट मोड में होते हैं। लेकिन इस साल जो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ये हड़ताल की है उसका बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सरकार भी अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदे सभी जिलाधिकारियों के निर्देश जारी किए हैं। उनके लिए स्पेशल निर्देश है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कि कहीं भी जो विद्युत व्यवस्था है वो बाधित ना होने पाए, उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस गर्मी में अगर कहीं कोई लाइन फॉल्ट होती है या कहीं कोई ट्रांसफार्मर जलता है और जो ये एक्सपर्ट बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जिनका काम होता है रोज का, वो नहीं है, तो ऐसे में जिले के जिलाधिकारी भला वो ट्रांसफार्मर कैसे बदलवाएंगे, या अगर कहीं जो लाइन है उसमें फॉल्ट हुई तो उस लाइन को कैसे ठीक कराएंगे। उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका एक वीडियो सामने आया था, बड़ा वायरल हुआ था। उस वीडियो में उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि दशरथ जी
श्री राम के पिता नहीं थे। श्री राम का जन्म तो फल खाने से हुआ था, तो दशरथ उनके पिता कैसे हो सकते हैं। इस बयान की पूरे देश में बड़ी मजम्मत हुई थी। इस बयान को लेके अभी भी कभी कभार जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाता है तो लोग सरकार पर निशाना साधने लगते हैं कि ऐसे मंत्री योगी जी के कैबिनेट में क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो बात पुरानी थी। हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं, एक नया वीडियो लेके आए हैं उनके लिए। हो सकता है आपने देखा हो। मंत्री जी दरअसल आजकल अपने कार्यकर्ताओं के लिए रोज क्लास लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ही उनकी क्लास का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कार्यकर्ताओं को वोट से वोट जोड़ने की तकनीकी समझा रहे हैं। अब वो तकनीकी इतनी ज़बरदस्त है कि हम आपके सामने ये खबर लेके आए हैं। दरअसल उसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसमें वो कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि अपनी बीबी को बीबी ना समझो, अपनी बीबी को वोट समझो। और जब तुम अपनी बीबी को वोट समझने लगोगे तब तुम्हें वोट की कीमत समझ में आएगी और वोट से वोट जोड़ने का जो फार्मूला है वो तुम्हें समझ में आएगा। तो फिलहाल मंत्री जी की ये जो क्लास है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ से वायरल हो रही है। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप वो वीडियो देखिए और आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, जो राय हो, वो दे सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कभी प्रभु श्री राम के जन्म पर विवादित बयान देने वाले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आजकल अपने कार्यकर्ताओं की पाठशाला चला रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर संजय निषाद संत कबीरनगर पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं को वोट से वोट जोड़ने का मंत्र बता रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी बीबी को बीबी नहीं वोट समझो। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन वोट से वोट जोड़ने का फार्मूला समझ जाओगे। क्या दिखाई देना चाहिए? बोलो। तो आपकी बीबी क्या है? बीबी है कि वोट है? तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है तो वोट से वोट खड़ा हो। क्या दिखाई देना चाहिए? बोलो। तो आपकी बीबी क्या है? बीबी है कि वोट है? तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है तो वोट से वोट खड़ा हो। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की सियासत में हमेशा से राजनीतिक बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है और आज हम आपको ऐसे ही दो सियासी पार्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बीच पूर्वांचल में तलवारें खिंच चुकी हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी। ये दोनों दल बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर के आए हैं। 2022 के चुनावों में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तकरीबन 10 से 12 जिलों में खासा नुकसान पहुंचा चुके हैं। वहीं संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा की 11 सीटों पर काबिज हो जाते हैं। फिलहाल आज कहानी इन्हीं दो सियासी दलों की जिनके बीच एक जंग छिड़ी हुई है कि कौन कितना जल्दी किसको खत्म कर दे, क्योंकि जो जिसे जितना नुकसान पहुंचाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उतना ही मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले यूं तो सभी सियासी दल चुनावी मोड में आ गए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी के दो सियासी दल एक दूसरे को बर्बाद करने पर उतारू हो गए हैं। हम बात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस की नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत कम समय में यूपी में अपनी खास पहचान बना लेने वाले निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां बहुत कम समय में बड़ी तेजी से ऊपर आई हैं और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी तक के लिए यूपी में चुनौती बन गई हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तो वर्तमान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की 2017 वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और फिर उपेक्षा और अनदेखी का आरोप लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अब राजभर की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई हैं। ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आने को बेकरार हैं। उनकी बेकरारी तमाम सार्वजनिक मंचों पे देखी जा सकती है। बहुत सारे राजनेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ओहदा रखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी से उनकी नज़दीकियां डॉक्टर संजय निषाद को खटकने लगी हैं। अभी हाल में ही लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ नेताओं को डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी में सदस्यता दिलाई, दिखाने की ऐसी कोशिश की कि मानो पूरा का पूरा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो नेता और कार्यकर्ता है वो टूटकर निषाद पार्टी में जुड़ गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दल इस बात से परेशान हैं कि अगर 2024 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो शायद 2024 के बाद दोनों दलों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। पूर्वांचल में वैसे भी बाहुबलियों का अच्छा खासा सियासी प्रभाव रहा है और इसी राजनीतिक वर्चस्व को लेकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद आमने सामने हैं। संजय निषाद के पास मौजूदा वक्त में पूर्वांचल में 11 विधानसभा सीटें हैं और ओम प्रकाश राजभर के पास 6 सीटें। 11 सीटें लेकर संजय निषाद के पास कैबिनेट मंत्री का ओहदा भी है। उधर राजभर 2022 में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पूर्वांचल के 12 जिलों में पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब सपा से तलाक लेकर बीजेपी के पाले में आने के लिए बेकरार हैं। बस अब यही वजह है कि डॉक्टर संजय निषाद को राजभर से डर सताने लगा है और खुद को गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहने वाले संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर के रास्ते में कांटे उछाने में लग गए हैं। और उधर ओम प्रकाश राजभर इन सब झंझटों से दूर चुपचाप अपने वोटरों को साधने में जुटे हैं, जिससे कि वो उसका पूरा सियासी फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठा सकें। दो बिल्ली और बंदर की कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें दो बिल्लियां एक रोटी के टुकड़े के लिए एक बंदर के पास बंटवारे के लिए जाती हैं और उनकी लड़ाई में जो रोटी का वो टुकड़ा होता है वो बंदर खा जाता है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी है, पूर्वांचल की राजनीति में भी है और इन दोनों सियासी दलों की लड़ाई में भी ऐसी ही कुछ स्थिति दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि ये दोनों सियासी दल अपना सियासी वर्चस्व बनाने के लिए आपस में लड़ते रहें और इनका जो पूरा का पूरा सियासी फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर चली जाए। लखनऊ से कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। अच्छा देखिए, यूपी की सियासत जो है वो भी थोड़ी अजीब है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले बिहार से निकल के एक विवाद उत्तर प्रदेश पहुंचा। विवाद रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को लेके हुआ। पहले बिहार के एक मंत्री ने बयान दिया और बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व मंत्री ने उनका बयान लपक लिया। उन्हें लगा कि अब सियासत चमकाने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है। फिलहाल टूट पड़े, उस विवाद उस मामले को काफ़ी तूल दिया उन्होंने। मतलब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के दोहों का जो विवाद था वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। कई दिन तक हंगामा चलता रहा, खबरें आईं, अखबारों में छपी, टीवी पर चलती रही ये खबर। फिलहाल धीरे धीरे मामला थोड़ा ठंडा पड़ने लगा। हालांकि इस मामले में सत्ता पक्ष के जो नेता थे वो भी बोलने से कतरा रहे थे कि भला वो रामचरितमानस के दोहों पर टिप्पणी कैसे करें। लेकिन कुल मिला जुला के विपक्ष ने और विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस मामले को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। लेकिन जब धीरे धीरे मामला शांत होने लगा तो उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जो अफसर हैं उन्होंने भी एक चाल चली। अब ये चाल अफसरों ने चली या मुख्यमंत्री जी की थी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने एक आदेश जारी किया उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने, कि अब रामनवमी और नवरात्र में हर जिलों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा और रामनवमी में रामचरितमानस का पाठ होगा। यहाँ तक तो भाई ठीक था, लेकिन उस जो पाठ होगा वो पाठ सरकारी खर्चे पे होगा, यानी सरकार उसके लिए पैसा देगी। बाकायदे जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपया भेजा जाएगा और वो चयन करेंगे वहाँ पे मंडलियों का, जो रामचरितमानस का पाठ करती हैं। गांव में तमाम मंडलियाँ होती हैं, किन्हें कैसे कराना है ये जिलाधिकारियों के विवेक पे है। अब जैसे ही ये मामला आया फिर तमाम नेता बिल से बाहर आ गए। एक बार फिर उन्हें लगा कि अब अपनी सियासत फिर चौंका सकते हैं, इसमें और चमकाने लगे। उसमें फिर एक वही नेताजी जो
अपने आप को नेवला कहते हैं, खुद अपने आप को नेवला कहते हैं कि वो नेवला हैं और तमाम जो इस तरह के सांप हैं, भ्रष्टाचार रूपी और सत्ता रूपी सांप, उनको वो निगल जाएंगे, उनको निगलने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। वो फिर सामने आए। अब उनका बयान सुनिए भाई। वो कह रहे हैं कि चूंकि उनके आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में लोगों ने रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, मतलब रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया। इसलिए अब सरकार सरकारी खर्चे पर आयोजन करा रही है रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती का। अब उनकी बातों में कितना वजन है आप खुद समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है, उसने ये कड़ा और साफ संदेश विपक्ष में बैठे नेताओं को दे दिया कि अगर वो किसी मुद्दे को हथियार बना के उनके ऊपर हमला करेंगे तो सरकार में बैठे हुए लोग उसी हथियार को ढाल बनाकर उनकी तरफ मोड़ देंगे। बात है, ये ठीक नहीं है और सबको अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत को गर्व करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और सब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश राममय हो और सबकी इच्छा है कि हमारी विरासत है, हमारे इतिहास पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके ही बनाए हुए जो आदर्श है उन पर हम सब आगे तो फिलहाल ये विवाद अभी भी चल रहा है। देखिए आगे कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि अभी रामनवमी दूर है और जब ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति होगी ये देखना होगा। फिलहाल आज सरकार में हमारे पास आपके लिए यही खबरें थीं। अगले हफ्ते फिर हम आपके सामने कुछ ऐसी खबरें लेके आएंगे, लेकिन ये दावा करता हूँ कि इस बार जो खबरें थीं उसमें जो थोड़ा सा मसाला कम रह गया है वो अगले एपिसोड में आपके लिए मैं लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।